This is Amit and you all are welcome to your own study platform Smart Study with Amit. So guys, in this session we will discuss about judiciary. जी हाँ, इस सेशन में हम लोग न्यायपालिका के बारे में विस्तार से स्टडी करने वाले हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यायपालिका क्या है, इसका महत्व क्या है, इसके साथ ही ये किस किस लेवल पर या स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ काम करती है, स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है आदि। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले नीड फॉर जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका की आवश्यकता की। तो आप याद कीजिएगा कि जब आपका किसी के साथ झगड़ा हुआ था बचपन में, तो किसने आप दोनों के बीच में सुलह कराई थी। अगर आपके भाई से झगड़ा हुआ या बहन से झगड़ा हुआ तो किसी न किसी घर के मेंबर ने आपके बीच में क्या करवाई, सुलह करवाई। इसी प्रकार से जब हम गेम खेलते हैं तो गेम में भी नज़र रखने के लिए हमारे एक रेफरी होता है जो बिल्कुल गेम के टाइम पर कीन ऑब्जर्वेशन रखता है कि दोनों पार्टीज बिल्कुल ईमानदारी से खेल रही हैं या कहीं कोई प्लेयर किसी प्रकार की चीटिंग तो नहीं कर रहा है। तो वहाँ न्यायपालिका की भूमिका एक अंपायर या फिर एक रेफरी निभाता है। तो जब गेम से लेकर बचपन के छोटे मोटे किस्सों से लेकर हमें न्यायपालिका की आवश्यकता पड़ रही है, तो सोच के चलिए कि इतने देश के बड़े लेवल पर हमें कितने स्ट्रॉन्ग जुडिशियल सिस्टम या एक बड़ी पुख्ता मजबूत न्याय व्यवस्था की आवश्यकता होगी। क्योंकि हम जानते हैं कि हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है जहाँ पर अलग अलग धर्म, रीति रिवाज, संस्कार के लोग पाए जाते हैं। तो उनके बीच में किसी भी प्रकार का झगड़ा होगा या मनमुटाव होगा तो कोई ना कोई ऐसी संस्था बहुत आवश्यक है जो उन लोगों के बीच में सुलह कराए। क्योंकि अगर मनमुटाव रहेगा, धीरे धीरे से वो विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी और देश में लड़ाई दंगे होंगे और देश की जो शांति है वो भंग होगी। तो एक ऐसी संस्था देश में काम करती है जो लोगों को न्याय दिलाने का कार्य करती है। इसके अलावा उनके बीच में जो वाद विवाद होते हैं उसको सुलझाने का काम करती है। इसी को हम न्यायपालिका या जुडिशरी कहते हैं। सरकार का एक ऐसा तंत्र जो कि लोगों के बीच के जो झगड़े होते हैं उसको सुलझाता है और जनता के बीच में शांति स्थापित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल या जिम्मेदार होता है, उसको हम जुडिशरी या न्यायपालिका कहते हैं। यानी कि ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सेटल द डिस्प्यूट्स एंड गिव जस्टिस टू द सिटीजन्स इज नोन एज जुडिशरी। तो जुडिशरी का मीनिंग क्लियर करने के बाद अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ जुडिशरी की, कि न्यायपालिका का महत्व क्या है। तो सबसे फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंस है जुडिशरी का वो है टू सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन, यानी कि देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। मौलिक अधिकार के बारे में मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को संविधान के द्वारा प्रदान किए गए वो अधिकार हैं जो उनके जीने के लिए परम आवश्यक हैं। इसके बिना कोई भी एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। अगर हमारे ऊपर न्यायपालिका नहीं होगी या न्यायपालिका का खौफ देश में नहीं होगा तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति या कोई भी नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। जैसे हम जानते हैं कि हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू इक्वालिटी है। ये सारे हमको प्राप्त हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी के पास जुडिशरी का भय है। संविधान के नागरिकों हमें मौलिक अधिकारों का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन जब तक हमारे पास न्यायपालिका का डर नहीं होगा तब तक हम वो ले ही नहीं पाएंगे। सारी सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ अपने अपने यहाँ के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करने का काम करती हैं, क्योंकि उनके ऊपर न्यायपालिका की स्ट्रिक्ट पावर रहती है। तो इसलिए इस प्रकार जो हमारा न्यायपालिका तंत्र है वो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए रात दिन तत्पर रहता है। नेक्स्ट है टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सिटीजन्स। ये न्यायपालिका का सबसे इम्पॉर्टेंट काम है, लोगों के बीच के जो विवाद हैं उनको सुलझाना, जिसके लिए नॉर्मली जो न्यायालय या अदालतें होती हैं वो जानी जाती हैं। नेक्स्ट है एक्ट एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका को संविधान का संरक्षक भी कहा जाता है, क्योंकि अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो संविधान का भय खत्म हो जाएगा। आज हम आप सभी लोग कानूनों का पालन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको पता है कि अगर हम कानूनों का उल्लंघन करेंगे
तो उसके लिए ऊपर जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म तैयार है, इसमें हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट्स हैं, पुलिस वगैरह है, ये सब क्या करेंगी, ये सब स्ट्रिक्टनेस बढ़ देंगी। तो उसी डर के कारण से, यानी कि कानून का खौफ है, और इसी कानून के खौफ के कारण हम सभी लोग एक न्याय की डोरी में बंधे हुए हैं और अपने कार्य को ईमानदारी से करते हैं। तो इसलिए संविधान का रक्षक न्यायपालिका को भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है टू कीप अ चेक ऑन द मिसयूज ऑफ पावर बाय एनीवंस इन द गवर्नमेंट और इन द एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि न्यायपालिका का ये भी बहुत महत्वपूर्ण काम है कि ऐसे लोग जो सरकारी पोस्ट पर बैठे हुए हैं या किसी ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, यानी कि नेता लोग, उन लोगों के ऊपर भी न्यायपालिका की नज़र रहती है कि कहीं वो जनता को बहकाकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए उनको उनकी शक्तियों के दुरुपयोग से रोकने के लिए हमारी न्यायपालिका पूरी तत्परता के साथ कार्य करती है, क्योंकि वास्तव में जो नेता होते हैं वो जनता के सेवक हैं। लेकिन अगर इसी उधेड़-बुन में बीच में वो लोग कोई गलत काम करते हैं या लोगों को गुमराह करते हैं, तो उससे न्यायपालिका हमारी रक्षा करती है। और इसका लास्ट पॉइंट है एंश्योर जस्टिस टू ऑल इन अ फेयर मैनर, यानी कि ये सुनिश्चित करना कि देश के सभी नागरिकों को उचित न्याय मिले। क्योंकि जब भी हम न्यायपालिका में न्याय की गुहार लगाते हैं तो हमारे मन में कहीं ना कहीं ये विश्वास होता है कि अगर हम निर्दोष हैं तो हमें न्याय अवश्य मिलेगा, और जो गिल्टी या दोषी है उसको सजा अवश्य मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में अगर न्यायपालिका उचित तरीके से पक्षपात रहित निर्णय नहीं देगी तो देश में गलत स्थिति पैदा होगी, लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा। इसलिए ये भी एक आवश्यक कर्तव्य है न्यायपालिका का कि वो अपने यहाँ के लोगों को न्याय देना सुनिश्चित करे। अब बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ लीगल सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में लीगल जो सिस्टम है उसके कौन कौन से लेवल हैं। जैसे हम जानते हैं कि न्यायपालिका का मुख्य काम क्या होता है, लोगों को न्याय देना। लेकिन वो न्याय किस किस फील्ड में देती है, तो न्याय देने के लिए जो दो अलग अलग मामले हैं जिसके केसेस अलग अलग कोर्ट्स में सुने जाते हैं, उनको 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें पहले होते हैं दीवानी मामले यानी कि सिविल केसेस, और दूसरे होते हैं फौजदारी मामले यानी कि क्रिमिनल केसेस। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सिविल केसेस के बारे में, यानी कि दीवानी मामले के बारे में। तो दीवानी मामले या दीवानी मुकदमे कौन से मुकदमे होते हैं, तो दीवानी मामले बहुत ही सामान्य मामले हैं जो कि हिंसा या मारपीट से संबंधित नहीं होते हैं। ये एक विवाद के रूप में जन्म लेते हैं, यानी कि 2 लोगों के मध्य या 2 संस्थाओं के मध्य या 2 संगठनों के बीच में अगर कोई विवाद हो जाता है तो ऐसे मामले सिविल केसेस के कहलाते हैं। नॉर्मली ये मामले धन, संपत्ति, जमीन, जायदाद या तलाक आदि से संबंधित होते हैं। नागरिक कानून यानी कि सिविल केस के मामले में पीड़ित पक्षकार को सबसे पहले अपनी आवाज़ उठाने के लिए न्यायालय में एक याचिका दायर करनी होती है, यानी कि उसको पहले न्यायालय पहुंचना होता है, वहाँ पर एक पिटीशन लगाई जाती है। वहाँ केस की सुनवाई के बाद में न्यायालय ये प्रयास करती है कि जो पीड़ित पक्षकार है उसको उस पक्षकार की तरफ से जिसके कारण से उसको प्रॉब्लम हुआ है, यानी कि दोषी व्यक्ति की तरफ से मुआवजा दिया जाए। यानी कि ये बात न्यायालय सुनिश्चित करता है कि जो पीड़ित व्यक्ति है उसको दोषी व्यक्ति की तरफ से उसकी क्षतिपूर्ति, कंपनसेशन या फिर मुआवजा दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की FIR या पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे मामले कोर्ट में ही लेन देन के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं। जबकि फौजदारी मामले किसी व्यक्ति द्वारा समाज के खिलाफ किए गए अपराधों से जुड़े हुए हैं, यानी कि जब कोई व्यक्ति समाज में अपराध करता है उसको आपराधिक मामले या फौजदारी मामले कहा जाता है। फौजदारी मामलों में मर्डर, आगजनी, डकैती या मारपीट से संबंधित मामलों को शामिल किया जाता है। इसमें डायरेक्टली हम लोग कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको नज़दीकी थाने में FIR लिखवानी पड़ती है। FIR के बाद पुलिस आती है, वो तहकीकात करती है। आवश्यक छानबीन करने के बाद में आपको कोर्ट में चार्जशीट देनी होती है। उसके बाद कोर्ट अपनी कार्यवाही शुरू करती है। तो आपराधिक कानून का उद्देश्य हिंसा से लोगों की रक्षा करना है, या जो दोषी व्यक्ति है जिसे समाज के खिलाफ अपराध किया है उसको दंडित करके समाज में कानून का भय कायम करना है। आपराधिक कानून के मामले में व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध के अनुसार उसको सजा दी जाती है। उसको आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है या उसको कुछ फाइन यानी कि जुर्माना भी लगाया जा सकता है, और कहीं कहीं केसेस में उसको फांसी की सजा भी सुनाई जाती है। तो एक बार शॉर्ट में बात करें
कि सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में, तो दीवानी मामले वे सामान्य मामले होते हैं जिसको एक वाद के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि जब दो पक्षों में कोई वाद विवाद हो जाता है, जमीन जायदाद से संबंधित, तलाक वगैरह के मामले होते हैं या प्रॉपर्टी से संबंधित मामले होते हैं, ये मामले हमारे दीवानी मामले कहलाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की सजा नहीं दी जाती है, केवल न्यायालय के द्वारा ही दोषी व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति को कुछ ना कुछ मुआवजा प्रदान करे। जबकि फौजदारी मामले ऐसे मामले होते हैं जिसमें समाज के खिलाफ अपराध किया जाता है। तो जब कोई व्यक्ति समाज के खिलाफ कोई अपराध करता है, जैसे चोरी, डकैती, मारपीट या हत्या, तो ऐसे मामलों को आपराधिक मामले कहा जाता है। इसमें आप डायरेक्टली कोर्ट में केस फाइल नहीं कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको FIR लिखवानी होगी, वहाँ पुलिस आवश्यक छानबीन करने के बाद में आपको कोर्ट में अपील करनी होती है, उसके बाद में आपको न्याय दिया जाता है। तो आई होप कि आपको सिविल और क्रिमिनल केसेस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की। तो स्वतंत्र न्यायपालिका से यहाँ आशय न्यायपालिका के स्वतंत्र होने से है, यानी कि जहाँ न्यायपालिका बाकी सरकार के दोनों ऑर्गन, चाहे वो व्यवस्थापिका हो या वो कार्यपालिका हो, उनसे पूरी तरह स्वतंत्र होनी चाहिए। यानी कि अगर न्यायपालिका के ऊपर किसी भी नेता का या किसी हायर अथॉरिटी का कोई प्रेशर होगा तो शायद वो अपना काम उतनी इंडिपेंडेंस के साथ नहीं कर पाएगी। हम जानते हैं कि हमारे देश में काफ़ी सारे पोस्ट हैं जिसमें अलग अलग अधिकारी और उनके ऊपर भी नेता बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसी स्थिति में किसी नेता का या किसी दूसरी अथॉरिटी का कोर्ट में इंटरफेयर होगा तो उस स्थिति में कोर्ट अपने काम को ढंग से नहीं कर पाएगी। इसलिए हमारे यहाँ न्यायपालिका को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों से फ्री रखा गया है, ताकि वो बिना किसी के दबाव या धमकी में आकर कोई गलत न्याय ना दे और लोगों के संविधान के प्रति और न्यायपालिका के प्रति निष्ठा बनी रहे। इसलिए ये स्वतंत्र न्यायपालिका एक लोकतांत्रिक देश में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं नीड ऑफ इंडिपेंडेंस जुडिशरी की, यानी कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता की। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की सरकारों के 3 अंग हैं, जिसमें पहली व्यवस्थापिका है, दूसरी कार्यपालिका है और तीसरी न्यायपालिका है। लेकिन इनको एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट रखा गया है, पृथक रखा गया है, ताकि ये तीनों ऑर्गन संविधान के अनुसार, उनके संविधान के अनुसार जो निर्देश दिए गए हैं उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए अपना काम उचित रूप से कर सकें और कोई भी किसी के भी काम में किसी भी प्रकार का इंटरफेयर ना कर पाए। दूसरी बात, इंडिपेंडेंस जुडिशरी इसलिए भी आवश्यक है ताकि न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दबाव से मुक्त रहे। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का कोई अधिकारी या उसका कोई सदस्य कोई गलत काम करता है और अगर ऐसी स्थिति है कि देश में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों एक दूसरे से जुड़ी होंगी, तो शायद न्यायपालिका के जो जजेस हैं वो अपना डिसीजन खुलकर नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ इंडिपेंडेंस जुडिशरी में जजेस को पूरी तरह से मालूम है कि हमारे भारत की जो न्यायपालिका है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी भी प्रकार का रोक टोक या दबाव नहीं है। तो वो संविधान के अधिकारों का खुलकर प्रयोग करते हैं और जो भी गिल्टी है उसको पनिश करते हैं और जो निरपराधी है उसको न्याय देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा न्यायपालिका का स्वतंत्र होना इसलिए भी आवश्यक है ताकि देश के आम लोगों के अधिकारों की रक्षा हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि देश में हर व्यक्ति के पास उसके मौलिक अधिकार हैं। अब उन मौलिक अधिकारों को देने के लिए हर सरकार पूरी तरह से संविधान के अनुसार बाध्य है। अगर सरकारों का न्यायपालिका में हस्तक्षेप होगा तो ऐसी स्थिति में सरकार अपने मनमाना काम करेंगी और आम आदमी के लिए कहीं शरण नहीं रहेगी। लेकिन हमारे यहाँ न्यायपालिका है वो भी स्वतंत्र है, इसलिए हर आदमी को पूरा विश्वास रहता है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या अदालतों का जो डिसीजन है वो किसी भी प्रकार के अधिकारी या सरकारों के हस्तक्षेप से मुक्त है। तो इसके आगे चर्चा करते हैं कि हमारे देश में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस बनाने के लिए क्या किया गया है। जी हाँ, हमारे देश में हमारी जो न्यायपालिका है उसको स्वतंत्र रखने के लिए संविधान के अनुसार कुछ प्रावधान किए गए हैं, जिसके द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बैठने वाले जजेस होते हैं वो बिल्कुल फ्री होकर अपना काम करते हैं। उनके दिमाग में किसी के हस्तक्षेप या किसी के दबाव का, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या तनाव नहीं रहता है। इसके लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जब अपॉइंटिंग होती है या नियुक्ति होती है तो वो राष्ट्रपति की सलाह पर
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी सहमति के आधार पर की जाती है। और एक बार इनकी नियुक्ति होने के बाद इनको सरलतापूर्वक हटाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अच्छी खासी सैलरी और वेतन के साथ भत्ते यानी कि अलाउंस भी दिए जाते हैं, ताकि वो किसी दूसरे के दबाव में आकर भ्रष्टाचार में लिप्त होकर अपने गलत डिसीजन को ना दे पाएं। इसी के साथ इन जजेस का जो कार्यकाल होता है वो भी फिक्स रहता है। उससे पहले किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध होने तक इन्हें इनके पद से हटाया नहीं जा सकता। तो ये सारी शक्तियां हमारी न्यायपालिका को और इनके जजेस को इसलिए दी गई हैं ताकि बेखौफ होकर अपना कार्य कर सकें और किसी भी अधिकारी या नेता के दबाव में या बहकावे में आकर अपने निर्णय को बदले नहीं और जनता को उचित तरीके से न्याय प्रदान कर सके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो पार्ट है वो हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण से इसको यहीं क्लोज किया जाता है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से देखिए, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।